अपन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। क्लियर, ये क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट है और आज से अपन रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन मैक्सिमम वो क्वेश्चंस को देखेंगे जो हर साल पेपर में आते और जो अपने लिए इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, है ना। कोई दिक्कत है क्या? क्लियर है? ठीक है, तो आज अपन उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो क्वेश्चन हर साल पेपर में आते हैं। हमने कुछ क्वेश्चन लिख लिए थे, ठीक। और इस वाले चैप्टर के बेसिक्स क्या हैं, है ना। इससे ऑब्जेक्टिव भी अगर अपन को बेसिक पता होंगे तो अपन ऑब्जेक्टिव भी आसानी से कर पाएंगे, कहीं से भी आ जाए। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो एक बार आपने वीडियो देख ली, यहाँ पे क्लास पढ़ ली, घर पे जाके वो चीज़ आपको लर्न हो जानी चाहिए। समझ में आई? क्योंकि बाद में फिर आपके पास समय नहीं रहेगा इतना कि आप सब कुछ एक साथ आप मतलब कर पाओ। क्लियर? ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की, कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो देखो, जब दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब किया जाता है, जब दो ऑब्जेक्ट आपस में घिसते हैं, घिसने की वजह से क्या होता है, उनमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। मतलब एक ऑब्जेक्ट से, एक बॉडी से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। क्लियर है? अब जिसमें से इलेक्ट्रॉन चले गए उसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो गए, मतलब उसके पास प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, वो बॉडी हो जाती पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, और दूसरी बॉडी में जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स पहुंचे उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। इसी को अपन क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं इसको अपन? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। डेफिनेशन याद कर लेना, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रब टुगेदर वन लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड अदर गेन इलेक्ट्रॉन, क्लियर, बिकम नेगेटिवली चार्ज, दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल याद कर लेना, सब जगह एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं। व्हेन वी रब अ ग्लास रॉड विद सिल्क, जब अपन एक ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करते तो ग्लास क्या करता, इलेक्ट्रॉन को लूज करता और ग्लास हो जाता पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, एंड सिल्क गेन इलेक्ट्रॉन, सिल्क क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता और ये हो जाता है नेगेटिवली चार्ज। और भी एग्जांपल दिएगा एवोनाइट रॉड और बूल का, पढ़ना है इसको, ठीक। नोट्स आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे, ठीक है। और बाकी जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं उनको हम प्रिंट आउट निकाल के दे दिए थे हमने, जिनके पास नहीं है हम दे देंगे। सुनो यहाँ पर ध्यान से, द प्रॉपर्टी ऑफ अ रब्ड सब्सटेंस ड्यू टू विच दे अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट। वह प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हल्के ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर रहा, इस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। जैसे मान लो हमने इस पेन को अगर हम बालों में घिसेंगे, घिसने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन होगा, एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, दूसरी बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। समझ में आ गई बात? अभी इस पेन के ऊपर चार्ज आ गया तो अगर हम छोटे छोटे से कागज़ को फाड़ के यहाँ पे करेंगे तो अपन क्या कर सकते हैं, इस पेन से उन कागज़ को उठा सकते हैं। करके देख लेना, करते हो आप लोग। समझ में आ गई बात? सो यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। द सब्सटेंस विच शो दिस प्रॉपर्टी, और ऐसे सब्सटेंस जो कि इस प्रॉपर्टी को शो करते उन सब्सटेंस को अपन क्या बोलते हैं, उन सब्सटेंस को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रीफाइड। क्लियर? या फिर चार्ज सब्सटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको अपन, या तो इलेक्ट्रीफाइड या फिर चार्ज सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री आप लोग यहाँ पे पढ़ लेना कि भाई सबसे पहले 600 BC में थियोसॉमिलिटस थे, उन्होंने अंबर को रब किया था। अंबर क्या है, अंबर एक रेजन है, गोंद होती ना, है ना। तो एक ये ट्री रेजन है, जब उनने इसको रब किया फर के साथ, है ना, कैट के जो बाल होते बिल्ली को, उनके साथ उन्होंने रब किया। उन्होंने देखा कि जो अंबर है, अंबर के पास प्रॉपर्टी आ गई छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल को, पत्तियों को अट्रैक्ट करने की। क्लियर है? सबसे पहले किसने देखा था, 600 BC में थियोसॉमिलिटस ने देखा था। बाद में विलियम गिलबर्ट आए 1600 AD में, उन्होंने देखा केवल अंबर एक अकेला ऐसा सब्सटेंस नहीं है जो कि घिसने के बाद, रब करने के बाद छोटे छोटे पीसेस को अट्रैक्ट करता। उसके अलावा और भी कई सब्सटेंस ऐसे हैं जो कि घिसने पे क्या करते, अट्रैक्ट, जो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना, अट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को शो करते। क्लियर? जैसे कि ग्लास हो गया, सल्फर हो गया। तो 1600 AD में इन्होंने बताया। अंबर क्या है, अंबर एक फॉसिलाइज्ड ट्री रेजन है। क्लियर है? येलो कलर का या फिर ऑरेंज या ब्राउन कलर का होता, एक इंसुलेटिंग मटेरियल है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। क्लियर? जैसे मान लो एक प्लास्टिक हो गया, ठीक है ना, प्लास्टिक को आप घिसोगे, घिसने के बाद उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, छोटे छोटे आप कागज के पीसेस को उससे अट्रैक्ट करके देख सकते हैं। क्लियर है? लाइक अ पेन। अपन समझेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता, ठीक, बात नहीं। अपन क्या समझेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इस चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। हिस्ट्री देख लिया अपन ने। एक बात और सुन लो, ये जो अंबर है ना, अब क्योंकि शुरुआत इलेक्ट्रिसिटी की कहाँ से हो रही, अंबर से हो रही। सबसे पहले किसके बारे में स्टडी की गई, अंबर के बारे में स्टडी की गई। तो यहाँ पे जो अंबर है ना, अंबर का जो ग्रीक भाषा के अंदर जो नाम है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, के यहाँ पे लिखा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। आगे ना बात समझ में? और इसी इलेक्ट्रॉन से नाम किसको मिला, इलेक्ट्रॉन को नाम मिला, और इलेक्ट्रिसिटी का नाम भी इसी वाले अंबर के नाम पे पड़ा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है भाई बॉयज?
क्लियर हो गया। इसके बाद अपने समझा भाई इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से इट एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज क्या है? वह प्रॉपर्टी है, वह फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की, जिसकी वजह से वो क्या करता, मैटर की, जिसकी वजह से वो फोर्स को एक्सपीरियंस करता जब उसको अपन किसी भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते। आप किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है अपन आगे समझेंगे, बेसिक के लिए बता दे रहे हैं। जैसे मान लो एक मैग्नेट होती, मैग्नेट के चारों तरफ एक रीजन होता, वहां पे अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको अट्रैक्शन या रेपल्सन फील होगा दूसरी मैग्नेट के लिए, ठीक है ना। या फिर आप अगर एक छोटी सी कील को एक मैग्नेट के पास लेके जाओगे तो एक टाइम तक तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही आप उसकी फील्ड के अंदर एंटर करोगे वैसे ही वो क्या करेगी, मैग्नेट उस कील को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। समझे क्या नहीं समझे? तो यहाँ पे जहाँ जहाँ तक उस मैग्नेट का इफेक्ट है उस रीजन को अपन क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो जब अपन किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जाते, किसी भी मैटर को अपन इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके जाते, तो वो क्या करता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन को एक्सपीरियंस करता, ठीक है ना। ठीक है भाई, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती, कूलम होती, ठीक है। और इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते। बेसिक फॉर्मूला Q इक्वल टू आई टी, आई इक्वल टू क्यू आई टी, फॉर्मूले से वाला फॉर्मूला आया। आई इक्वल टू आपने क्लास 10 में पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। पढ़ा है ना आपने क्लास 10 के अंदर कि जो इलेक्ट्रिक करंट आई होता था वो किसके बराबर था, Q बाई टी के बराबर था। तो Q किसके बराबर होगा, आई इंटू टी के बराबर होगा। एक ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे 1 कूलम ऑफ चार्ज और समझ लो कि 1 कूलम चार्ज किसको बोलोगे। 1 कूलम चार्ज के हम एक दो डेफिनेशन और भी बताएंगे आपको, अभी ध्यान से सुनो। यहाँ पे अपन ने फॉर्मूला देखा Q इक्वल टू आई टी। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर ले लें और टाइम कितना ले लें, 1 सेकंड, तो अगर किसी भी कंडक्टर में से 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है 1 सेकंड में, तो उस टाइम पे जो चार्ज फ्लो करेगा उसे अपन क्या बोलेंगे, 1 कूलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे चार्ज को अपन, 1 कूलम बोलेंगे। तो यहाँ से डेफिनेशन बन गई, इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर वायर, अगर किसी भी कंडक्टर वायर में से 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है इन 1 सेकंड, 1 सेकंड के लिए, देन द चार्ज इज सेड टू बी 1 कूलम। तो उस टाइम पे जो चार्ज होगा उस चार्ज को अपन क्या बोल सकते, 1 कूलम बोल सकते। क्लियर, ठीक है। तो 1 कूलम इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 सेकंड। क्लियर। अब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, वैल्यू याद कर लो 1.602, है ना। केवल इतना याद कर लो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। क्लियर। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। अब जो चार्ज होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक क्या होता, नेगेटिव चार्ज। ये जो कंसेप्ट है ना, ये बाद में आया, इसके पहले है ना कई सारी थ्योरीज नहीं बता रहे आप लोगों को। अभी समझ लो चार्ज कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का है। एक है पॉजिटिव चार्ज और एक है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कब बनता है, जब क्या नाम, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो वहां पे क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, मतलब वहां पे प्रोटॉन है, उसको अपन क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज। आप एक प्रोटॉन के पास क्या होता है, पॉजिटिव, जैसे मान लो गिलास हो गया, है ना, स्नो हो गई। नेगेटिव चार्ज, है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपन क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज। एन इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना नेगेटिव चार्ज होता, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। एक प्रोटॉन के पास भी इतनी चार्ज होता, बस वो पॉजिटिव होता, और इलेक्ट्रॉन के पास कैसा होता है, यहाँ पे माइनस साइन लगा दो, तो नेगेटिव चार्ज है इसके पास। क्लियर, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होती है, यहाँ पे एक और बात, द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट 2 काइंड ऑफ चार्ज इज कॉल्ड पोलैरिटी ऑफ चार्ज। एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज नेगेटिव है, इसको अपन क्या बोलते हैं, पोलैरिटी बोलते हैं। क्लियर। जैसे कि उसके अंदर मैग्नेट के अंदर होता है नॉर्थ पोल साउथ पोल, वो उसकी पोलैरिटी है। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, ये इसकी पोलैरिटी है। क्लियर। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। देखो इलेक्ट्रिसिटी 2 प्रकार की होती है, एक होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी और एक क्या होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अगर चार्ज रेस्ट में है, आप उस टाइम पे उसकी स्टडी करोगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या बोलेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक। और अगर चार्ज मोशन में है, चार्ज मूव कर रहा है किसी भी वायर में से, तो इसका मतलब चार्ज मोबाइल है उस टाइम पे, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट एंड द फोर्सेस। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज की अपन स्टडी करेंगे, तो भाई उनसे रिलेटेड जो भी फोर्सेस हैं उनकी स्टडी भी करेंगे, उससे रिलेटेड जो फील्ड बन रही है उससे स्टडी भी करेंगे। क्लियर। वहाँ पे जो पोटेंशियल है ना क्रिएट हो रहा है उसकी भी स्टडी करेंगे। मतलब जो कुछ उससे रिलेटेड है अपन यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी कर रहा है, इसको अपन क्या बोलेंगे, चार्ज अगर रेस्ट में है तो क्या बोलेंगे अपन, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलेंगे। एप्लीकेशन वगैरह इसकी पढ़ लेना। नेक्स्ट क्या है, फंडामेंटल
लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का फंडामेंटल लॉ क्या है कि जो सिमिलर चार्ज होंगे वो क्या करेंगे, रिपल करेंगे, और जो अपोजिट चार्ज होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 100 साल पहले चार्ल्स ड्यूफे फ्रांस के थे, उन्होंने बताया कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं। उस टाइम पे पॉजिटिव नेगेटिव की डिस्कवरी नहीं हुई थी, समझ में आ गई बात। तो उन्होंने बताया चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। उन्होंने उन चार्ज को नाम दिया बिटरस चार्ज और रेजिनस चार्ज। चार्ज का नाम क्या दिया उन्होंने, बिटरस चार्ज और रेजिनस चार्ज। अब बिटरस चार्ज क्या था, उन्होंने बोला कि द चार्ज डेवलप्ड ऑन ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विद द सिल्क क्लॉथ। वो कह रहे हैं जब ग्लास रॉड को अपन सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते, ठीक है, तो जो ग्लास रॉड के ऊपर चार्ज आता, ठीक है, जो ग्लास रॉड के ऊपर चार्ज आता, उस चार्ज को उन्होंने क्या बोला, बिटरस चार्ज। अब उसको बिटरस नाम क्यों दिया, क्योंकि ग्लास को लैटिन भाषा के अंदर क्या बोलते, बिटरम बोलते, क्या बोलते, तो बिटरम से क्या नाम दिया है उसको, बिटरस चार्ज। समझ में आ गई बात। सिमिलरली उसके बाद उन्होंने देखा था चार्ज डेवलप ऑन द अंबर। जब अंबर को अपन रब करते बूल के साथ, तो वहां पे क्या होता है, जो चार्ज डेवलप होता है उसको उन्होंने क्या बोला, रेजिनस चार्ज। क्योंकि अंबर क्या है, अंबर एक रेजिन है। अंबर क्या है, अंबर एक गोंद है, रेजिन है, इसलिए इससे नाम क्या पड़ा, रेजिनस चार्ज। तो उन्होंने बताया कि दो प्रकार के चार्ज हैं, एक है अपना कौन सा चार्ज, बिटरस चार्ज, और एक क्या है, रेजिनस चार्ज। फिर आगे चल के 1750 के आसपास बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, इन्होंने बताया कि चार्ज जो ग्लास रॉड के ऊपर चार्ज आ रहा, मतलब ये जो बिटरस चार्ज है ये है पॉजिटिव चार्ज, और जो रेजिनस चार्ज है जो अंबर के ऊपर चार्ज आ रहा है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज। क्लियर। ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है द चार्ज डेवलप्ड ऑन द ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विद द सिल्क क्लॉथ इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज, एंड द चार्ज डेवलप्ड ऑन द प्लास्टिक रॉड या फिर अंबर व्हेन रब्ड विद द वूल इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। समझ में आ गई बात। इसको अपन क्या बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज बोलेंगे। तो ये अपन ने समझा। तो सबसे पहले 600 AD में कौन थे, है ना, हाँ, तो उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया कि भाई अंबर को जब भी अपन रब करते तो वहाँ पे क्या हो जाता, अंबर के अंदर एक प्रॉपर्टी आ जाती जिसकी वजह से वो छोटे छोटे पत्तियों के पीसेस को, डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट कर लेती। क्लियर। ठीक है। उसके बाद 1600 AD में एक और साइंटिस्ट आए, ठीक है, उन्होंने बोला कि केवल अंबर अकेला ऐसा सब्सटेंस नहीं है जो कि चीज़ों को अट्रैक्ट करता, और भी हैं, गिलास है, सल्फर है। समझ में आई बात कि नहीं आई। आगे चल के फिर उन्होंने दो प्रकार के चार्ज के बारे में बताया, किसने, है ना, चार्ल्स ड्यूफे ने 100 साल पहले बताया कि चार्ज दो प्रकार के होते, एक होता है बिटरस चार्ज, एक होता है रेजिनस चार्ज। फिर 1750 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कहा कि जो बिटरस चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, और जो हाँ अंबर के ऊपर जो चार्ज है, जो रेजिनस चार्ज है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज है। सभी को इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये पूरी हिस्ट्री रही चार्ज की। ठीक है भाई, इतना हो गया। अब यहाँ पे एक टेबल दी गई, ये बताया गया कि किनको रब करने से किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे हमने एक और टेबल बनाई थी, देखो यहाँ पे, एक मिनट देखो ध्यान से। यहाँ पे आप कोई भी दो चीज़ों को आपस में रब करोगे ना, ठीक है, जैसे आपने सिल्क को ह्यूमन बॉडी से रब किया, तो जो पहले आएगा उसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, जो बाद में आएगा उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। किसी को भी कर लो, इसको इसके साथ करोगे, पेपर और सिल्क को करोगे तो इसके फिर सिल्क के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आएगा। तो एक यहाँ पे मतलब एक क्रम दिया गया। क्लियर। इनमें से आप कोई भी दो ऑब्जेक्ट को, कोई भी दो चीज़ों को आपस में रब करोगे, जो पहले है उसके ऊपर पॉजिटिव, जो बाद में है उसके ऊपर नेगेटिव। अब है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ, है ना, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसको आपको याद करना है। अभी जो भी चीज़ें हमने आपको बताई इनको समझ लो, हिंदी में याद रखो, जरूरी नहीं है रटने का पूरा, बस चीज़ों को याद रखो, ये है, ताकि ऑब्जेक्टिव आएंगे तो आप कर लोगे। ठीक है ना। अब इसको याद करना अपन को, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होती, एवरी मटेरियल इज इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। मतलब फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कैसे बननी, इसकी क्या है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के आधार पर अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, जब भी अपन देखो, हर एक मेटल का से बना, एटम से बना, विच हैव इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव एंड प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्लियर है कि नहीं। एक जो एटम होता, मैटर होता है ना, एटम से बना, एटम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है। सेल ऑफ एटम आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस। जो एटम की जो लास्ट ऑर्बिट वाली सेल होती ना, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की लास्ट ऑर्बिट है वो क्या होती, लूजली बाउंड होती, किससे, एटम से, उसके न्यूक्लियस से। समझे कि नहीं समझे। क्योंकि लास्ट वाली ऑर्बिट है तो उसकी दूरी ज़्यादा है न्यूक्लियस से। समझ में आ गई बात। तो उसके ऊपर फोर्स कम लग रहा होता है। और जब अपन दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करते तो जो लूजली बाउंड वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते आसानी से। समझ में आ गई बात। इसी को अपन क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। एक बॉडी हो जाती पॉजिटिवली चार्ज, दूसरी बॉडी क्या हो जाती, नेगेटिवली चार्ज। इसी को अपन क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक ये दिया गया वर्क फंक्शन को हमने आपको आगे समझाया था, आगे चैप्टर्स में है वर्क फंक्शन। यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन दी गई, इतना याद रखना। व्हाट इज वर्क फंक्शन। अगर अपन किसी भी एक मैटर, किसी भी मटेरियल में से एक इलेक्ट्रॉन को आपने निकाला, किसी भी मेटल की सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको कितनी एनर्जी देना पड़ेगी,
उस मिनिमम एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ मटेरियल, किसी भी मटेरियल की सरफेस से आपने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपने कितनी एनर्जी का यूज किया, उसी को अपन क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन बोलेंगे। सारे के मटेरियल को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होते कंडक्टर, एक क्या होते हैं इंसुलेटर, जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है उनको अपन क्या बोलते हैं कंडक्टर, और जिनमें से नहीं होती उनको अपन क्या बोलते हैं, इनके बीच में एक और आते हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं सेमीकंडक्टर। क्लियर है कि नहीं, वो डिपेंड करता है हीट के ऊपर। आगे पूरा चैप्टर है सेमीकंडक्टर का, वहां देखा जाएगा इसको। अब एक है यहाँ पे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में बुक में दिया गया आपके, इसको अपन को समझना है कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता, कैसे काम करता। सुनो यहाँ पे ध्यान से। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पहले है क्या, ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे अपन किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज है तो प्रेजेंस ऑफ चार्ज का पता लगा सकते, पहली बात। दूसरा अपन क्या कर सकते हैं, इससे उस चार्ज का भी पता लगा सकते हैं, वो जो उस बॉडी के ऊपर चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, मतलब अपन पोलैरिटी का भी पता लगा सकते हैं और साथ में अपन डिटेक्ट भी कर सकते हैं कि कहीं पर चार्ज प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, अब ये है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। काम कैसे करता, तो भाई देखो यहाँ पे लगी होती है एक पतली सी फॉइल, किसकी, गोल्ड लीफ की, गोल्ड की, सोने की। क्लियर, यहाँ पे ये है एक ब्रास रॉड, ठीक है, ये हो गई एक ब्रास डिस्क, ये मेटल है पूरा का पूरा। अब आपने क्या किया, मान लो हमें इस पेन के ऊपर पता लगाना है कि इसके ऊपर चार्ज है कि नहीं, ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या करेंगे, हम इस पेन को इसके पास लेके आके इससे टच कर देंगे। क्लियर है कि नहीं। अब अगर इसके ऊपर चार्ज होगा, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, अगर चार्ज होगा तो वो चार्ज इस पर ट्रांसफर होगा, और चार्ज तो मोबाइल होता, चार्ज तो एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, तो ये कहाँ पे चला जाएगा, इसके नीचे जाके यहाँ पे गोल्ड फॉइल में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब ये गोल्ड फॉइल बहुत ज़्यादा हल्की है, बहुत ज़्यादा पतली है, बहुत ज़्यादा थिन फॉइल है। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही इसके ऊपर चार्ज आएगा, जैसे मान लो ये हो गई गोल्ड फॉइल, ठीक है, ये हो गई गोल्ड फॉइल, अगर जैसे मान लो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था तो पूरे में नेगेटिव नेगेटिव हो गया, आ गई ना बात समझ में। अब नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्सन, और जैसे ही रिपल्सन होगा तो ये गोल्ड फॉइल खुल जाएगी, ऐसी ऐसी है ना, ये हल्की से ऐसी खुल जाएगी। अगर थोड़ा सा भी उसमें थोड़ा सा भी, जैसे मान लो पहले एंगल कुछ था, आपने जैसे ही यहाँ पे आपने एक पेन को टच करा, या फिर जिस भी बॉडी के ऊपर आपको चेक करना कि उसके ऊपर चार्ज है कि नहीं, आपने उसको यहाँ पर टच करा, वैसे क्या होगा, ये फॉइल अगर थोड़ी सी भी खुल गई तो समझ जाना मतलब उसके ऊपर चार्ज था, जिस बॉडी को आपने टच करा ना उसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट था। तो यहाँ पे अपन ने प्रेजेंस ऑफ चार्ज का पता लगा लिया कि चार्ज प्रेजेंट है कि नहीं। अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता तो क्या हो जाता, यहाँ पे प्लस 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 आ गया, तो अभी क्या होगा, प्लस प्लस के बीच में रिपल्सन होगा, उसके बाद भी यहाँ पर रिपल्सन की वजह से फॉइल ऐसी खुल जाएगी। खुलने से अपन समझ जाएंगे यहाँ पे क्या है, अपन समझ जाएंगे यहाँ पे चार्ज प्रेजेंट है। कोई दिक्कत किसी को। अब लेकिन क्या, हाँ पहले अगर अपन को केवल प्रेजेंस ऑफ चार्ज का पता लगाना है तो ये न्यूट्रल लगी, मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है अभी। क्लियर है। अब जैसे मान लो आपको पता लगाना है पोलैरिटी का, किसका पता लगाना है आपको, पोलैरिटी का पता लगाना है कि आपने जिस बॉडी को, जिस भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से टच किया, जैसे मान लो इस पेन के ऊपर मान लो चार्ज है, पता लगाना है इसके ऊपर कैसा चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो पहले से हम इसको चार्ज रखेंगे, या तो हम इसको पहले से इसको पॉजिटिवली चार्ज कर लेंगे, ये जो फॉइल है ना, फॉइल को हमने या तो पहले से पॉजिटिव चार्ज कर लिया, समझ में आ गई बात, या फिर क्या कर लिया हमने इसको नेगेटिवली चार्ज कर लिया। कोई दिक्कत किसी को। लेकिन हम उनको पता रहेगा कि ये पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। मान लो हमने इसको पॉजिटिवली चार्ज किया, कैसे चार्ज किया, पॉजिटिव चार्ज किया। अब जिस ऑब्जेक्ट को आप लेके आओगे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता। क्लियर, इसका तो पता नहीं है अपन को, लेकिन गोल्ड फॉइल के ऊपर चार्ज पॉजिटिव है ये हमको पता है, या फिर चार्ज नेगेटिव है ये हमको पता है। अभी हम मान के चल रहे हैं, मान लो इसके ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। आपने एक पेन को टच करा, मान लो इस पेन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो पहले से पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट था और पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो चार्ज आएगा तो रिपल्सन और ज़्यादा हो जाएगा, तो फॉइल और ज़्यादा खुल गई। पहले से पॉजिटिव था और फॉइल खुल रही, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जिस ऑब्जेक्ट को टच करा उसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। समझ में आई। और अगर आपने जिस बॉडी को टच करा उसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज होता, कैसा चार्ज होता, अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता तो वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहले से पॉजिटिव चार्ज था, ऊपर से क्या आया, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, न्यूट्रल, चार्ज कम हो जाएगा, चार्ज कम होगा तो रिपल्सन भी कम होगा, तो फॉइल क्या हो जाएगी, हल्की सी बंद हो जाएगी। अगर फॉइल बंद हुई मतलब नेगेटिव चार्ज है, फॉइल खुल रही मतलब पॉजिटिव चार्ज है। समझ में आई बात, कोई दिक्कत किसी को। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो ये था अपना क्या, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्या था, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज किन किन प्रॉपर्टी को शो करता है, सीधी सी बात है, अपन यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जो कुछ भी है वो सब कुछ अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक,
पहले अपन ने देखा इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ से आया, कैसे बना, है ना, कैसे अपन यहाँ तक पहुँचे, कितने प्रकार के होते, कितना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। क्लियर? आगे ना बात समझ में, इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलते, सब चीज़ें अपन समझ चुके। अब अपन को समझना है कि जो चार्ज होता है, चार्ज के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो चार्ज कैरी करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है एडिटिविटी। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दूसरी क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तीसरी क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तीनों प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए, इनके बेस पे न्यूमेरिकल्स होंगे जो अपन कल करेंगे। ठीक, ध्यान से सुनना। सबसे पहला है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है? द टोटल चार्ज ऑफ अवर सिस्टम इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। सीधा सा स्टेटमेंट है, याद कर लो। किसी भी सिस्टम के अंदर जितना भी चार्ज है, टोटल चार्ज किसके बराबर होगा? सबके एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा। मान लो ये एक बॉडी है, क्लियर, ठीक है। यहाँ पे मान लो 2 कूलम चार्ज है, यहाँ पे -2 कूलम चार्ज है, इतने पार्ट में है, यहाँ पे 7 कूलम चार्ज प्लस के, यहाँ पे है 8 कूलम चार्ज प्लस के, यहाँ पे है 10 कूलम चार्ज माइनस के। समझ में आ गई बात? इतना है। अब टोटल चार्ज किसके बराबर होगा? सबके एल्जेब्रिक सम के बराबर होगा। हमने आपसे पूछा कि इस पूरे सिस्टम के ऊपर, पूरी बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज कितना है, तो आप क्या करोगे? सारे चार्ज को प्लस कर दो। टोटल चार्ज किसके बराबर आएगा? टोटल चार्ज आएगा -2 कूलम प्लस के 2 कूलम प्लस के 8 कूलम प्लस के 7 कूलम और माइनस के 10 कूलम। 2 कूलम कैंसिल हो गए, 8 और 7 कितने हो गए? 15 कूलम और माइनस के 10 कूलम। टोटल चार्ज कितना कहलाएगा? प्लस के 5 कूलम। तो इस प्रकार से अपन ने क्या निकाल लिया? किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज निकाल लिया। समझ में आ गई बात? तो ये था एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। ये चार्जेस की एडिटिव प्रॉपर्टी थी। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या? जैसे मान लो किसी भी सिस्टम के ऊपर 3-4 जगह चार्ज प्रेजेंट है, अपन को निकालना टोटल चार्ज उसके ऊपर कितना होगा। जैसे मान लो यहाँ पे इतना है, अपन को पूरे सिस्टम के ऊपर निकालना, तो जो भी चार्ज प्रेजेंट है सबको डायरेक्टली सम कर दो। ठीक है, अगर वो प्लस के हैं तो प्लस कर दो, माइनस के हैं तो माइनस कर दो। समझ में आ गई बात? सो अपन को क्या मिल जाएगा? टोटल चार्ज, जो मतलब इसका नेट चार्ज प्रेजेंट होगा इसके ऊपर, वो मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार से अपन किसी भी सिस्टम के ऊपर टोटल चार्ज निकाल सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी। क्लियर? एडिटिविटी की प्रॉपर्टी से अब क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होगा वो हमेशा इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है ना, उसके इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। अब ऐसा क्यों? पहले समझ लो कह क्या रहा है। जैसे मान लो हमने बोला है इसके ऊपर कुछ चार्ज है, कोई भी बॉडी है, उसके ऊपर जो भी चार्ज होगा वो चार्ज हमेशा किसका मल्टीपल होगा? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता? 1.6 इंटू, इसको हम केवल इतना लिख दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। क्लियर? तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज है उसका इंटीजर मल्टीपल होगा। मतलब या तो किसी बॉडी के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, या फिर 100 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। ऐसा नहीं है कि किसी के पास 1.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो किसी बॉडी के ऊपर, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1.5 एक इंटीजर है ना, 1.5 एक इंटीजर नहीं है। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गई बात? तो हमेशा याद रखना, किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता वो हमेशा क्या होता? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता उसके इंटीजर मल्टीपल के बराबर होता। इंटीजर मल्टीपल का मतलब क्या है? इंटीजर मल्टीपल का मतलब क्या है कि 1, 2, 3 के मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा। क्लियर? पॉइंट में, फ्रैक्शन में नहीं होगा। कोई दिक्कत किसी को? मतलब सबसे छोटी चार्ज की यूनिट क्या है? सबसे छोटी चार्ज की यूनिट कितनी होगी अपनी? एक इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज है उसको अपन ने क्या बोल दी? इसकी सबसे मतलब फंडामेंटल यूनिट हो गई। अब इससे कम चार्ज नहीं हो सकता, जितने भी चार्ज होंगे इसके मल्टीपल के फॉर्म में ही होंगे, इससे ज़्यादा छोटा अपन चार्ज को नहीं कर सकते। कोई दिक्कत किसी को? अब ऐसा क्यों है? हमेशा किसी भी बॉडी के ऊपर जो भी चार्ज प्रेजेंट होता वो हमेशा इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म में क्यों होता? क्योंकि जब अपन दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करते तो रब करने की वजह से एक ऑब्जेक्ट हो जाता पॉजिटिव चार्ज और दूसरा ऑब्जेक्ट हो जाता नेगेटिव चार्ज। लेकिन वो क्यों होता? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते। अब ऐसा तो नहीं है आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा हो, या तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, या फिर 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। क्लियर? और जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे उतने ही चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन हमेशा इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है, तो चार्ज भी जो प्रेजेंट होगा वो हमेशा किस फॉर्म में होगा? इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। इसको अपन बोलते हैं कॉज ऑफ, ये क्या है? कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन है कि क्वांटाइज, यहाँ पे चार्ज क्वांटाइज्ड क्यों है?
चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड क्यों है चार्ज क्वांटाइज्ड क्यों है? क्योंकि जब भी दो ऑब्जेक्ट्स को आप रब करते हो तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते तो आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहा, या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, तो चार्ज भी जो ट्रांसफर होगा वो भी कितना होगा, या तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ट्रांसफर होगा, या फिर दो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ट्रांसफर होगा, या फिर 20 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ट्रांसफर होगा। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? तो ये था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका फॉर्मूला याद कर लो, जो टोटल चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा, टोटल चार्ज क्यू किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीजर मल्टीपल। मतलब एन क्या है, एक इंटीजर है, एन की वैल्यू 1 हो सकती, 2 हो सकती, 3 हो सकती, इनका मल्टीप्लाई करोगे टोटल चार्ज आपको मिल जाएगा। क्लियर? इसको अपन बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्यू इक्वल टू एन, फॉर्मूला याद रखना, एन क्या है, कोई भी इंटीजर। ये अपन ने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देख लिया, ठीक है। जो भी न्यूमेरिकल्स पेपर में आने के हैं सारे अपन कल देखेंगे। नेक्स्ट क्या है भाई, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज क्या है, कंजर्व्ड है। मतलब कोई भी रिएक्शन होगी या फिर आप दो ऑब्जेक्ट्स को रब करोगे तो चार्ज ट्रांसफर होगा, लेकिन पूरे सिस्टम में अगर टोटल चार्ज देखोगे वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे कि एग्जांपल दिया गया यहाँ पे NaCl का, NaCl सोडियम क्लोराइड हो गया, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज, अगर आप इसको तोड़ोगे तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव अलग अलग हो जाएगा। क्लियर? तो आप बोलोगे सर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, लेकिन अगर इन दोनों को आप इन दोनों को प्लस करोगे, जैसे ये प्लस है ये माइनस है, दोनों को ऐड करोगे प्लस माइनस क्या आएगा, जीरो आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आ गई बात? क्लियर हुआ कि नहीं? तो देखो पहले भी इसके पास टोटल चार्ज जीरो था और रिएक्शन के बाद भी अगर टोटल चार्ज को प्लस करोगे इसके पास प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो इससे कितना आ जाएगा, जीरो। तो रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद चार्ज क्या है, सेम। या फिर ऐसे समझ लो, कि आपने सोडियम की जो रिएक्शन है वो किसके साथ करवाई, क्लोरीन के साथ करवाई। अब सोडियम क्या है, सोडियम के ऊपर एक मतलब सोडियम आयन हो गया, इसके ऊपर था पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर था नेगेटिव चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना है इसके पास, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब जीरो। मान लो इसके पास है एक प्रोटॉन का चार्ज, इसके पास है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, लेकिन ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों को जब प्लस करोगे दोनों एक दूसरे को काट देंगे, कितना आएगा टोटल चार्ज, जीरो। और जब इससे NaCl बनेगा इसके ऊपर भी चार्ज कितना है, जीरो। इसका मतलब बिफोर द रिएक्शन आफ्टर द रिएक्शन यहाँ पे क्या है, चार्ज सेम है। इसका मतलब चार्ज कंजर्व है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज को ना तो अपन क्रिएट कर रहे हैं ना अपन इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बस यही है, ठीक है ना। ये लिखा देखो, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज स्टेट दैट इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी, कैब लिख दिया यहाँ पे, कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। चार्ज केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होगा। अब इस चैप्टर का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको अपन क्या बोलते हैं, कूलम्स लॉ। क्या बोलते हैं, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। चार्ल्स अंगस्टन कूलम थे, 1785 में इन्होंने एक नियम दिया। क्या बोला इन्होंने, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, स्टेटमेंट को समझना ध्यान से। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्ज, कोई भी दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या रिपल्सन लगेगा, पॉइंट चार्ज के बीच में, किसके बीच में, अगर कोई भी दो पॉइंट चार्ज हैं तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन है वो किसके बराबर होता, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जो चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, कि उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। समझ में आ गई बात? तो इन दोनों को अपन ने मिलाया तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था Q1 Q2, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल था क्या बना अपॉन आर स्क्वायर, दोनों को मिलाने के बाद क्या बना, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया तो यहाँ पे अपन को एक कांस्टेंट मिला K। अब K क्या है कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट हो गया, मतलब एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं। K की वैल्यू किसके बराबर होती, K की वैल्यू पहले देखो डिपेंड करती किसके ऊपर, मीडियम के ऊपर और सिस्टम ऑफ यूनिट के ऊपर डिपेंड करती, कि आप SI सिस्टम की बात कर रहे हैं कि आप CGS सिस्टम की बात कर रहे हैं, K की वैल्यू अलग अलग होगी पहला। और दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करती, मीडियम के ऊपर डिपेंड करती, कि आप जो चार्ज हैं वो किस मीडियम में प्रेजेंट है, वो वैक्यूम के अंदर प्रेजेंट है, कि वो चार्जेस एयर के अंदर प्रेजेंट है, डिपेंड करेगा वो चार्ज कहाँ प्रेजेंट है, उसके आधार पर क्या लगेगी, K की वैल्यू बदलती रहेगी। अब K का फॉर्मूला क्या होता, K की वैल्यू कितनी होती, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K की वैल्यू क्या होती, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो 4 पाई तो हम जानते हैं, लेकिन सर एप्सिलॉन नॉट नहीं पता कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट है इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस।
फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। अब एक नया टर्म मिल गया अपन को परमिटिविटी की। परमिटिविटी क्या होता, तो इसको ऐसे समझो, परमिटिविटी क्या है, एक मीडियम की वह प्रॉपर्टी है जो कि डिसाइड करती कि दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लग रहा। समझ में आ गई बात? दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगेगा, ये जो डिसाइड करने वाली प्रॉपर्टी है उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन क्या बोलते हैं? परमिटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपन? इतनी बात क्लियर सबको? और इसकी वैल्यू कितनी होती? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ से इसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं आप इस वाले फॉर्मूले से की। कोई दिक्कत किसी को? बॉयज क्या सभी को क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो एसआई सिस्टम के अंदर फ्री स्पेस के अंदर के की वैल्यू कितनी होती? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। और इसको सॉल्व करोगे, 4 की वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85, मतलब 9 इंटू 10 की पावर -12 पुट करोगे इसके अंदर, आंसर क्या मिलेगा आपको? 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन, है ना। हाँ, कूलम इसको पर न्यूटन मीटर इसको। समझ में आ गई बात? तो ये के की वैल्यू यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करने के बाद आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली कितनी आती? 9.9 इंटू 10 की पावर 9। क्लियर? तो ये होगी के की वैल्यू। तो अगर हम फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला जो अपन ने निकाला था फोर्स का वो क्या था? F इक्वल टू के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। कूलम्स लॉ क्या है? F इक्वल टू के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। और के की वैल्यू कितनी थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसकी वैल्यू कितनी निकाली? 9 इंटू 10 की पावर 9। तो फॉर्मूला क्या बन गया? F इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9, है ना, Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। सीजीएस सिस्टम के अंदर के की वैल्यू फ्री स्पेस में 1 होती है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। के हटा दो। क्लियर है? के की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। ठीक है भाई। अब चार्ज की यूनिट कूलम होती। अब एक कूलम चार्ज को कैसे डिफाइन करोगे? तो यहां से अपन को Q1 Q2 की वैल्यू निकालना, चार्ज की वैल्यू निकालना। तो सब कुछ वैल्यू कितनी पुट कर दो? फोर्स मान लो कितना? मान लो 1 न्यूटन फोर्स लग रहा। Q1 Q2 को बराबर मान लो। आर की डिस्टेंस आर मान लो कितना है? 1 मीटर। कितना है? 1 मीटर। तो यहां से जो Q1 Q2 Q स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। और Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सॉरी, यहाँ पे F की वैल्यू कितनी लोगे? F की वैल्यू 1 न्यूटन ना लेके अपन लेंगे 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन। कितनी लेंगे? 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन, ताकि ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो Q1 Q2 की वैल्यू कितनी बचे? Q1 Q2 को बराबर पुट कर दिया आपने, तो क्या आ जाएगा? Q इंटू Q, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचा 1 का इंटू 1 में तो 1। तो Q स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 1। Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +-1। ठीक है, मतलब चार्ज कितना आ गया? इतना। तो 1 कूलम चार्ज आ गया। तो 1 कूलम चार्ज कब आएगा? इसकी यहाँ से अपनी डेफिनेशन बन गई, तो याद कर लोगे इसको। कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है। अब ये जो कूलम ने जो एक्सपेरिमेंट किया, जो नियम दिया, किस आधार पर दिया? इन्होंने चेक तो किया होगा ना पहले, उन्होंने फोर्स को मेजर किया होगा अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में, और पता लगाया होगा कि कितना फोर्स लग रहा। चार्ज पास में है तो कितना फोर्स लग रहा, दूर है तो कितना फोर्स लग रहा, है ना। तो उसके लिए एक डिवाइस होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? टॉर्सन बैलेंस। क्या बोलते हैं? जिसका यूज करते हैं फोर्स को मेजर करने के लिए, जिसका यूज करते हैं फोर्स को। तो टॉर्सन बैलेंस का यूज करके एक सेंसिटिव डिवाइस होता है जिससे अपन फोर्स को मेजर कर सकते हैं। तो इस डिवाइस ने क्या किया? दो चार्ज के बीच में फोर्स को मेजर किया। पॉइंट चार्ज क्या होते? सुना यहाँ पे? पता नहीं। देखो, व्हेन द साइज ऑफ द चार्ज्ड बॉडी आर मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस बिटवीन देम। कोई भी दो चार्ज को आप पॉइंट चार्ज कब बोलोगे? जब दो चार्ज के बीच की दूरी उनके साइज से बहुत गुना ज़्यादा हो, कई गुना ज़्यादा हो। क्लियर है? तो उनको अपन क्या बोलने लगते हैं? पॉइंट चार्ज। ऐसे होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा। पॉइंट ऑब्जेक्ट किसको बोलोगे? तो अगर जैसे मान लो आप यहाँ से वहाँ तक जाओगे, थोड़ी सी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप जो डिस्टेंस आप कम ट्रेवल कर रहे हैं आपके साइज के हिसाब से। अगर आप यहाँ से जाओ, आप झांसी, कितने किलोमीटर हो गया? 30 किलोमीटर। समझे कि नहीं समझे? तो आप ये जो डिस्टेंस है ना आपकी और झांसी के बीच में, ये बहुत ज़्यादा है। तो फिर आपकी बॉडी को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जाएगा। समझे कि नहीं समझे? अगर बॉडी के साइज से कई गुना ज़्यादा उन दोनों बॉडी के बीच की क्या है? दूरी है। समझ में आ गई? तो उनको अपन क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। सिमिलरली यहाँ पे पॉइंट चार्ज है। अगर दो पॉइंट जो मतलब चार्ज है, उन चार्ज के साइज से कई गुना ज़्यादा वो आपस में दूर है। समझ में आ गई बात? अगर दो चार्ज के बीच की दूरी उनके साइज से कई गुना ज़्यादा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? पॉइंट चार्ज बोलेंगे। क्लियर? ठीक है। कूलम्स लॉ केवल वैलिड किसके लिए है? पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है।
ठीक है, परमिटिविटी बताई दी हमने। परमिटिविटी क्या है? प्रॉपर्टी है मीडियम की जो डिटरमाइन करती है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में मीडियम के अंदर। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? परमिटिविटी बोलते हैं। परमिटिविटी को एप्सिलॉन नॉट से अपन रिप्रेजेंट करते, इसकी वैल्यू ये फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को अपन एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते, इसकी वैल्यू ये होती। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी किसको बोला जाता? ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब है द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। किसी भी मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन अपॉन में परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इनका जो रेशियो होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? रिलेटिव परमिटिविटी ER। क्लियर है? क्या बोलते हैं इसको अपन? रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। कोई दिक्कत किसी को? तो फॉर्मूला देखा था अपन ने, F इक्वल टू फ्री स्पेस के लिए F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, इंटू Q1 Q2 अपॉन में R²। अभी ये किसके लिए था? फ्री स्पेस के लिए था। अगर आपने दो चार्ज को किसी दूसरे मीडियम में क्या कर दिया? प्लेस कर दिया, उस मीडियम की परमिटिविटी कितनी है? एप्सिलॉन। तो अपन को वैल्यू चाहिए, तो अपन क्या करेंगे? उस वाले मीडियम की क्या निकाल लो? जैसे ये है रिलेटिव परमिटिविटी, तो रिलेटिव परमिटिविटी किसके बराबर है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो मीडियम की परमिटिविटी किसके बराबर होगी? एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ER, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, सॉरी। ठीक है, इसको इसमें पुट कर दो, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ER है ना, ये हो गया, अपॉन में Q1 Q2 अपॉन में R²। इसकी जगह पे अपन केवल और केवल एप्सिलॉन भी लिख सकते, तो ये फॉर्मूला है। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? तो आज अपन ने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली, है ना, बेसिक भी देख लिया हम, ज़्यादा आज हमने जल्दबाजी नहीं करी। कल अपन पढ़ेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, लिमिटेशंस देखेंगे अपन इसकी। ठीक है, और एक्सियल कोएक्सियल पोजीशन भी अपन कल जहाँ तक है ख़त्म कर लेंगे। कोई दिक्कत किसी को अभी तक? इतना याद कर लोगे, करके आओगे, आगे स्पीड बढ़ जाएगी थोड़ी सी भाई। आप लोग थोड़े रनिंग में आ जाओ, फिर देखते हैं। ठीक है।